20वीं सदी के ढलते दौर में जब सिनेमा का कलात्मक रूप अपनी पहचान बनाने के लिए जुटा था, ऐसे समय में जब व्यावसायिक और कलात्मक सिनेमा के बीच सिनेमाई कला अपनी पहचान बनाने में जुटी थी, तब अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत के सत्यजीत राय, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, अदूर गोपालकृष्णन ऐसे सिनेमा को लेकर कला का भविष्य ढूंढने में लगे थे। तभी 1974 में श्याम बेनेगल का नाम उभरा अंकुर के साथ। सिनेमा के आरंभिक 100 साल के आखिरी 25 सालों में श्याम बेनेगल ने हिंदी फिल्मों को आम फार्मूला फिल्मों की जगरण से बाहर निकाला। फिल्में पूरे भारत में मनोरंजन का एकमात्र साधन रही हैं, इसलिए उस मनोरंजन में विवेक और विचार का अधिक महत्व है। श्याम बेनेगल की फिल्मों में भारतीय आज़ादी के 50 सालों के उत्तरार्ध की पूरी धड़कन के साथ सुना और देखा जा सकता है। सन 1974 में आई फिल्म अंकुर से श्याम बेनेगल ने हिंदी फिल्मों के इतिहास में सार्थक हस्तक्षेप किया। हिंदी में कला और गंभीर फिल्मों के पुरोधा हैं श्याम बेनेगल। 800 विज्ञापन फिल्मों और 26 वृत्त चित्रों के बाद जब वे अंकुर लेकर आए तो वह हिंदी फिल्मों के लिए महत्वपूर्ण प्रस्थान साबित हुआ। श्याम बेनेगल आज भी सक्रिय हैं। फीचर फिल्में, टीवी धारावाहिक और व्यक्तिपरक वृत्त चित्रों के माध्यम से उन्होंने नए निर्देशकों को प्रेरित किया है। उनकी फिल्मों का एक खास दर्शक समूह भी है। फिल्मों की असफलता आदि से अप्रभावित होकर श्याम बेनेगल ने फिल्मों में नए विषय, नई शैली और नए सरोकारों का प्रयोग किया है। उनकी फिल्मों का विशद संसार है। ग्रामीण परिवेश से लेकर शहरों की महानगरीय संस्कृति की जटिल स्थितियों का चित्रण उनमें मिलता है। आज उनसे एक लंबी बातचीत के सिलसिले में खुद श्याम बेनेगल से हम बहुत सारी चीज़ें जानने को इच्छुक हैं। सबसे पहले मैं आपसे आप अपने परिवार के बारे में बताएं। क्या आपका परिवार मूल रूप से हैदराबाद का था या कहीं और से आकर आप लोग वहाँ बसे थे? हम लोग तो, मैं तो हैदराबाद का हूँ क्योंकि मेरी पैदाइश तो हैदराबाद में हुई, लेकिन मेरे माँ बाप जो थे वो मैंगलोर से आए थे जी। मतलब साउथ कैनरा डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका का, वहाँ से वो आए। मेरे पिताजी जो थे वो 1920 या 21 में हैदराबाद में आके वहाँ सेटल हो गए और तब से तो वहीं थे हम लोग सब, मतलब फैमिली सब वहीं बनी। मेरे तो आई हैव अ लार्ज फैमिली, 10 बच्चे हैं। अच्छा। तो 4 भाई और 6 बहन और मैं उनमें से तो 6th हूँ, छठा हूँ। तो हमारी फैमिली तो वहाँ, मतलब हमारे रूट्स वहाँ हो गए। वैसे तो मैं कोंकणी बोलता हूँ, फैमिली लैंग्वेज जो है वो कोंकणी है। तो वो मेरे पिताजी जो थे फोटोग्राफर थे, स्टिल फोटोग्राफर, और वो मतलब बिल्कुल सेल्फ मेड किस्म के आदमी थे। तो ये किसी नौकरी के सिलसिले में आए थे या काम को? नहीं, नौकरी के सिलसिले में नहीं आए थे। वो नौकरी के सिलसिले में तो वो घर से भाग गए थे वो। अच्छा। और वो गए शिमला, और शिमला में कोई फोटोग्राफर के असिस्टेंट बन गए थे वहाँ। और फिर उसके बाद होम रूल लीग जब बना था और वो शुरू के जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स हो रहे थे, उसमें उनके अगेंस्ट कोई वारंट था, अरेस्ट का वारंट। तो वो वहाँ से निकल गए और हैदराबाद में आ गए, क्योंकि हैदराबाद तो निज़ाम का स्टेट हुआ करता था उस ज़माने में, तो वो वारंट यूज़फुल नहीं था वहाँ, तो इसीलिए वो हैदराबाद आए। और फिर वहाँ उन्होंने एक स्टूडियो, अपनी खुद की स्टूडियो शुरू की थी और वो कंटिन्यू करते रहे। और हम लोग 10 बच्चे वहाँ, बस फैमिली मतलब वहाँ सेटल हो गई। और फिर वो तो उनको फोटोग्राफी में भी शौक़ था और फिल्म में भी बहुत शौक़ था। तो उनके पास एक 16 मिलीमीटर कैमरा था और वो फैमिली के होम मूवीज़ बनाते थे। तो काफ़ी होम मूवीज़ उन्होंने बनाए थे। हर जब बच्चा पैदा होता था उस फ्रॉम बर्थ, तो कम से कम 10 फिल्में तो होंगी ही। 10 से ज़्यादा फिल्में बन गई फैमिली के। जी। और फिर वो तो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग देखते ही रहते थे। कोई गेस्ट आए घर पे खाने पर, कोई आया तो उसके बाद डिनर के बाद तो फिल्म एंटरटेनमेंट हुआ करता था, जो फैमिली फिल्म्स जो बनती थी
वो बनाते थे, वो हम लोगों को सब दिखाते थे। और आपने भी एक फिल्म बनाई थी 12 साल। हाँ, मैंने तो बनाई थी उसी कैमरा को लेके, छुट्टियों में मौज मज़ा था उसका नाम। तो वो फिल्म मैंने बनाई। तो मुझे तो फिल्मों में शौक जब से शुरू हुआ, और क्योंकि ये कैमरा होने की वजह से वो एक इंसेंटिव भी रहा। लेकिन ऐसा तो वो एम्बिशन तो तब से ही था, मतलब। और एक सिनेमा भी था हमारे घर के करीब, गैरिजन सिनेमा, क्योंकि हम लोग तो एक कैंटोनमेंट एरिया में रहते थे। तो वहाँ एक सिनेमा था, गैरिजन सिनेमा, आर्मी का सिनेमा जो था, और उसमें हर हफ्ते में 2 चेंजेस हुआ करती थी। अच्छा। और ज़्यादा तो इंग्लिश फिल्में चलती थी वहाँ। तो मैं वो दोनों फिल्म देखता था हर हफ्ते। अच्छा। मतलब वो कंटिन्यूसली 6 साल की उम्र से मैं तो मिनिमम 2 फिल्में तो हफ्ते में देखता था, 2-3। फिर जब स्कूल, ये फिल्में देखना घर वालों की अनुमति से था, उनका परमिशन था? वो तो कोई खास तो अगेंस्ट तो नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि उस ज़माने में जो था थोड़े विक्टोरियन आइडियाज़ भी थे ना पेरेंट्स में। तो ऐसा लगता था कि मेरे माँ को ऐसा लगता था कि मैं फिल्में देखता रहूँगा तो मेरे आँख खराब हो जाएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा तो कोई ऑब्जेक्शन था नहीं। लेकिन हम लोग ऐसे मतलब इतने वेल टू डू नहीं थे जो कि पेरेंट्स बस महीने में 8-10 फिल्म देखने के लिए पे करें। तो मैंने क्या किया था कि मैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे बड़े भाई, हम दोनों वो प्रोजेक्शन से बड़े दोस्त बन गए थे। तो प्रोजेक्शन बूथ से हम लोग काफ़ी फिल्में देखते थे। मतलब कोई पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो उस तरीके से हमारा ये, मतलब समझो कि मेरा फिल्म एजुकेशन शुरू हुआ। अच्छा, घर में आपके कौन सी भाषा बोली जाती थी? कोंकणी बोली जाती थी। और ऐसे पढ़ने लिखने और फिल्मों के लिए पढ़ने अंग्रेजी? लिखने में तो अभी अब मैं जब स्कूल शुरू किया तो मैं पहला स्कूल मेरा था कॉन्वेंट स्कूल, सेंट एन्स कॉन्वेंट। तो वहाँ तो सब अंग्रेजी में होता था। फिर उसके बाद मैं गया महबूब कॉलेज हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल, मैंने वहाँ से तालीम ली थी। तो वहाँ हम सेकेंड लैंग्वेज उर्दू थी। फिर उसके बाद मिडिल स्कूल के बाद जब हाई स्कूल में मैं गया तो वहाँ हिंदी सेकेंड लैंग्वेज शुरू हो गया। और फिर जब भी मैं शुरू कर रहा था एजुकेशन, उस ज़माने में तो पर्शियन भी सीखना पड़ता था। जी। तो ये इतने कॉम्बिनेशन लैंग्वेजेस के होने की वजह से मैं सारी चीज़ें भूल गया। अच्छा, क्या उस समय भी ऐसी बात थी कि पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जिससे एक नौकरी मिल सके और उस ढंग से विषयों का चुनाव? मेरे फैमिली में तो ये तो नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के आदमी थे। वो बहुत ही गांधीयन थे वैसे। एक तो बड़ा उनके ऊपर गांधी का बहुत ज़बरदस्त असर रहा था। तो हम लोग खादी पहनते थे और खादी बस स्पिनिंग वगैरह करना पड़ता था घर में। और फिर दूसरी बात ये थी कि वो उनको तो एजुकेशन का मतलब ये था कि एक्सपैंडिंग द माइंड। तो उन्होंने कभी हमको कभी कहा नहीं कि ये करो वो करो या इस नौकरी के लिए तैयारी करो, कुछ ऐसी बात कही नहीं, क्योंकि वो खुद तो सेल्फ मेड थे। और उनको ऐसा नहीं लगता था कि हम मैट्रिक करें या बीए करें, एमए करें, इससे हम लोगों के लिए कोई ख़ास फ़ायदा होगा। ही वॉज मोर इंटरेस्टेड कि वी शुड बी एजुकेटेड। तो फिर आपने जो पढ़ाई जारी रखी उसमें क्या विषय पढ़ने, इसका चुनाव, इसका फैसला कौन करता था? आप खुद करते थे? मैं खुद करता था। सब सारी फैमिली में तो ऐसे ही हुआ। और फिर क्योंकि आप स्कूल ख़त्म होने के बाद जब कॉलेज आना शुरू किया हमने, तो मैं तो थ्रू आउट कॉलेज मैं तो स्कॉलरशिप पे था। क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था कि उनके लड़कियों के लिए वो पे करेंगे एजुकेशन। अच्छा। लड़कों के लिए नहीं, मैट्रिक के बाद। तो हम लोग सब कॉलेज हमारे इससे गए। तो मैंने थ्रू आउट स्कॉलरशिप पे किया था। तो पिता जैसे सेल्फ मेड थे, वो चाहते थे कि बेटे भी हमारे सेल्फ मेड हो। बिल्कुल। अब एंड ही फेल्ट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हिज डॉटर शुड बी प्रॉपर्ली एजुकेटेड। तो उन्होंने तो क्या किया था, जो उनके सेविंग्स थे वो सब सेविंग्स तो उन्होंने लड़कियों के एजुकेशन पे स्पेंड किए। तो मुझे इसकी वजह से इसका तो बड़ा मतलब ज़बरदस्त असर हुआ मेरे ऊपर। एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट ही वाज अ वेरी सेंसिबल मैन, इंटेलिजेंट एंड सेंसिबल मैन।
अच्छा, कहते हैं बचपन में वो खास करके किशोर उम्र में जो आपकी दोस्ती होती है, जो आपके दोस्त होते हैं, परिवार होता है, उसका असर बहुत बाद तक बनता है, वो आपके कैरियर को या आपकी लाइफ को ढालता है। तो उस समय को अगर हैदराबाद को याद करें तो आपके फ्रेंड्स, जो दोस्तों का एक सर्कल हुआ होगा, वो कौन से लोग थे, कैसे लोग थे? वो पहले ऐसा था कि मेरे क्लासमेट्स वगैरह का तो इन्फ्लुएंस तो होता ही है, लेकिन ज़्यादा असर था एल्डर्स का फैमिली में। एक मेरे अंकल थे, वो वहाँ अपने बर्मा से आए हुए थे। अच्छा। वॉर के बाद, और वो चलते हुए आते वहाँ से, मतलब पैदल, बर्मा से चल के कलकत्ते तक। हाँ, फिर वो बहुत बीमार थे, तो वो आके कॉन्वलेसेंस के लिए हमारे पास आए थे घर पे। तो वो दिन भर घर में ही रहते थे वो। अच्छा। और उनको बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था, जैसे कि लिटरेचर में और एस्ट्रोनॉमी में और म्यूज़िक में। तो ये इंटरेस्ट जो थे, उनके वजह से मुझ में ये पैदा हुआ। क्योंकि मैं कुछ 10-11 साल का था तभी फर्स्ट बुक दैट आई रेड, दैट वाज रविंद्रनाथ टैगोर's हंग्री स्टोन्स। तो टैगोर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और फिर उसके बाद अदर राइटर्स, बहुत सारे राइटर्स, स्वामी विवेकानंदा की राइटिंग्स, फिर अंग्रेज़ी राइटर्स, बहुत सारे नॉवेलिस्ट, ज़्यादातर लिटरेचर और फिलॉसफी बस मेनली। और फिर उसके बाद एक और मेरे कज़न थे, वो कज़न थे फॉरवर्ड ब्लॉक में। अच्छा। और वॉर के टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वॉर, क्योंकि वो उस ज़माने में तो वो पार्टी बैन की हुई थी ब्रिटिश ने, तो वो आते थे, बिकॉज ही हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी। तो वो आते थे, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू a lot of very interesting literature, and also introduced me to people like Subhash Chandra Bose, you see. अच्छा। मतलब what he had said and what he had written वगैरह। So ये सब इस किस्म के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसेस थे। और फिल्म्स के बारे में भी, क्योंकि ये जो अंकल हमारे थे, हैं वो भी जिंदा हैं, वो रहते हैं पुणे में। तो उन्होंने मुझे फिल्म्स देखने का, मतलब हाउ टू चूज़ फिल्म्स, अच्छा, कौन से फिल्म देखना चाहिए, कौन से फिल्म नहीं देखना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं उनसे सीखा। अच्छा, उन दिनों की देखी हुई कौन सी फिल्में याद हैं आपको? और बहुत सारी फिल्में याद हैं, जैसे अभी इसके मतलब यू नो अल्फ्रेड हिचकॉक के फिल्म्स जो थे, उस ज़माने के फिल्म्स जो थे, और फिर अमेरिकन डायरेक्टर्स जैसे ये लाइफ ऑफ एमिल ज़ोला, या ये अपने डॉक्टर एरलिक्स बुलेट, ये मतलब वार्नर ब्रदर्स के बहुत सारे सोशल रियलिज्म के जो फिल्म्स बनती थी उस ज़माने में, तो इसमें काफ़ी दिलचस्पी मेरी शुरू हो गई बिकॉज ऑफ हिम। वो कहते थे इसको जाके देखो, यू नो, इस किस्म के फिल्में जाके देखो, और फिल्मों के बारे में समझाते भी थे। हाँ, समझाते भी थे, बिल्कुल। सो लिटरेचर एंड फिल्म्स पे वो उनका बहुत बड़ा असर रहा। एंड ऑल्सो एस्ट्रोनॉमी, स्टार्स, लुकिंग एट स्टार्स, तो ये सब चीज़ें, सो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग पीरियड चाइल्डहुड में। और फिर वैसे गुरुदत्त भी आते थे छुट्टियों पे। हाँ, गुरुदत्त हाँ, आपके भाई थे? जी, कैसे भाई? कज़न थे वो हमारे, फूफी के लड़के थे। तो ही यूज्ड टू कम, और उनके साथ उनकी एक फ्रेंड थी, वो शी वाज अ डांसर, भरतनाट्यम डांसर। तो भरतनाट्यम मतलब डांस में इंटरेस्ट शुरू हो गया। और फिर उदय शंकर वाज इन कलकत्ता, तो उदय शंकर उनकी पब्लिसिटी जो करते थे, एन अंकल ऑफ माइन यूज्ड टू डू पब्लिसिटी फॉर उदय शंकर्स ट्रूप। तो लॉट टू डू विद उदय शंकर। वो जब भी हैदराबाद आते थे उनके परफॉर्मेंसेस के लिए, तो हम लोग तो एवरी परफॉर्मेंस जाके देखते थे। इसी सो वी हैड, देयर वाज अ, मतलब वो एटमॉस्फेयर जो था, और बहुत बड़ा एक्सपोजर। हाँ, एक्सपोजर और एटमॉस्फेयर बहुत, इट वाज अ वेरी फाइन एटमॉस्फेयर। और दूसरी भी चीज़ थी कि मेरे फादर जो थे, ही वाज वेरी गांधीयन। और फिर एक मेरे बड़े भाई थे, वो बिल्कुल आरएसएस में थे। अच्छा। वेरी पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ आरएसएस।
और फिर देयर वाज अनदर ब्रदर, वो तो बहुत ही कम्युनिस्ट थे, कलकत्ते में रहते तो अलग अलग तरह की पॉलिटिक्स और बस अलग अलग तरह के पॉलिटिक्स, थिंकिंग, डिबेट्स जो होते थे घर में, फैमिली में, ये सब चीज़ों का बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस रहा। अच्छा, गुरुदत्त जी से कितना संपर्क रहता था, या कितनी बार साल में 2-4 मुलाकातें हो जाती थी या वैसे? हाँ, बचपन में तो होती थी, फिर उसके बाद जब वो बम्बई आके, उस ज़माने में, उस ज़माने वो अपनी फिल्मों की बातें करते थे या नहीं, वो तो जब भी उस ज़माने में तो वो फिल्मों में गए भी नहीं थे। अच्छा। वो तो उदय शंकर के ट्रूप में थे एज अ डांसर। और फिर उसके बाद वो जब बम्बई आए और यहाँ वो फिल्मों में डांस डायरेक्टर बने, उसके बाद तो 1-2 बार आए, फिर उनको वक्त नहीं मिलता था। वो ही बिकेम अ डायरेक्टर एंड ही रिमेन्ड इन बॉम्बे। अच्छा, कभी ऐसा भी वहाँ रहते हुए, हैदराबाद में रहते हुए, आपको लगा कि हैदराबाद आपके काम के हिसाब से या आप जैसा सोच रहे हैं करने को, उसके लिए बहुत छोटी जगह है, आपको कहीं और दूसरी जगह जाना चाहिए, बॉम्बे जाना चाहिए? मुझे तो उस ज़माने में तो कोई कॉन्शियसनेस था नहीं। वैसे कॉन्शियसनेस शुरू हुआ जब मैं कॉलेज गया। जी। जब मैं कॉलेज गया, मैंने सोचा मैं क्या करने वाला हूँ ज़िंदगी में। तो वैसे तो मेरा एम्बिशन तो फिल्म बनाने का ही था, लेकिन हैदराबाद में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ना स्टूडियोज़ थे, ना कोई फिल्म कंपनीज थे, कुछ भी नहीं था। और हैदराबाद से जो फिल्मों में गया था, ऐसे तो सिर्फ 1-2 नाम मिलते थे, और उनमें से एक तो जयराज, अच्छा, और दूसरा चंद्रशेखर। यही 2 थे हैदराबाद से जो जाके फिल्मों में कुछ काम किया था उन्होंने। बाकी तो कोई था ही नहीं हैदराबाद का। तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल आई एम बीइंग वेरी फुलिश कि फिल्म बनाने का एम्बिशन रखना हैदराबाद में रह के, वो सीम लाइक ए वेरी फुलिश एम्बिशन। कुछ लोग मजाक भी उड़ाते होंगे? मजाक तो कोई उड़ाता नहीं था वैसे, क्योंकि सीधी हमारे दोस्त जो थे, दे वर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल, मतलब जिनमें जो हुआ पॉलिटिकली अवेयर, हुआ आर्टिस्टिकली अवेयर। तो ये क्लासमेट्स, और मैं वैसे भी तो कॉलेज मैगजीन का एडिटर भी था वहाँ। तो द एटमॉस्फेयर जो था वाज अ मच मोर, मतलब काफ़ी इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर हुआ करता था। तो नन ऑफ देम यूज्ड टू थिंक लाइक दैट, बट फॉर माई सेल्फ मुझे लगता था कि मैं क्या करूँगा हैदराबाद में रह के, मैं क्या करूँगा, क्योंकि और सब्जेक्ट्स मैंने जो लिए थे कॉलेज के लिए, पहले मैंने लिया था फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, फिर उसको चेंज करके मैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस लिया जैसे, और फाइनली इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश करके बीए लिया। फिर उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स में एमए किया, और फिर वैसे भी 6-7 महीने तक पढ़ा है इकोनॉमिक्स कॉलेज में। फिर वहाँ से मैं निकल के आ गया बम्बई। अच्छा, आपने जो पूरी पढ़ाई की और अभी जो आप फिल्में बना रहे हैं, उस पढ़ाई का कुछ भी योगदान है इस फिल्म के पेशे में? बिल्कुल, बिल्कुल, कि वो एब्सोल्युटली, मतलब हर चीज़ जो बुक्स मैंने पढ़े, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैं जब कॉलेज शुरू किया तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि निज़ाम कॉलेज का लाइब्रेरी उतना कोई ख़ास था नहीं, लेकिन उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी था बहुत ही फर्स्ट क्लास लाइब्रेरी था। तो मैंने डिसाइड किया था कि फर्स्ट ईयर में मैं सिर्फ रशियन लिटरेचर पढ़ लूँगा, मतलब 19th सेंचुरी के रशियन लिटरेचर, तुर्गेनेव, पुश्किन, ये वो ये टॉल्स्टॉय, ये सब मैं पढ़ूंगा। फिर उसके बाद मैं 20th सेंचुरी रशियन लिटरेचर पढ़ूंगा, मैक्सिम गोर्की एंड ऑल द राइटर्स, मतलब अनटिल देन। और फिर नेक्स्ट ईयर मैंने सोचा कि मैं अमेरिकन लिटरेचर पढ़ लूँगा। तो ये मैं कॉन्शियसली व्यवस्थित पूरा किया था ऐसा। तो लिटरेचर में जैसे फ्रेंच, रशियन, अमेरिकन और इंग्लिश राइटिंग, तो इस पर मैंने कंसंट्रेट किया 4 साल कंटिन्यूसली। और फिर सो आई हैड टू हैव अ गुड ग्राउंडिंग इन माय ओन माइंड। ये किया था क्योंकि स्कूल में मैं जब था तो मैंने प्रेमचंद पढ़ा हुआ था, हिंदी में, हिंदी उर्दू में। और फिर आई डिसाइडेड कि वर्ल्ड लिटरेचर, तो ये मैंने किया। फिर एक पेपर भी मैंने प्रेजेंट किया था हमारे यूनिवर्सिटी में ऑन कंटेम्प्रेरी लिटरेचर। तो इसका तो बहुत ही मतलब वेरी यूजफुल, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड लिटरेचर। तो आई फाउंड दिस वेरी वेरी यूजफुल रीडिंग, और फिर फिल्म्स, और फिर पोएट्री एंड पेंटिंग।
अरे आप कविताएं भी लिखते थे? हाँ, कविताएं भी लिखता था, वो तो हर बच्चा लिखता है। एक उम्र ऐसा होता है ना, बिटवीन 16-17 तो सब लोग, हर आदमी करता है कवि, एवरीबॉडी बिकम्स अ पोएट एट दैट एज। तो वो तो वैसे तो मैं वो लिखता था, पेंटिंग भी करता था मैं। तो मैंने यहाँ बम्बई आके ये अपने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट गिल्ड जो था यहाँ, तो जैसे न्यूटन सूजा, महफूज हुसैन वगैरह और मोहन सामंत, पलशीकर, इनका वर्क के ऊपर मैंने एक मतलब आई रिटन अ लॉन्ग आर्टिकल व्हाइल आई वाज इन कॉलेज, गायतोंडे पे वगैरह, और फिर उसको पब्लिश किया हमारे कॉलेज मैगजीन में विद कलर प्लेट्स। अच्छा। तो दैट मस्ट हैव बीन द फर्स्ट टाइम कि मॉडर्न इंडियन आर्ट पे किसी ने भी कुछ लिखा कॉलेज में। ये कब की बात होगी, किस साल? ये तो 1955-56। तो ये तो दिस काइंड ऑफ वर्क इट हेल्प मी अ ग्रेट डील, क्योंकि एक तो my view of the world became beautifully enlarged. It was very important. If you have to be a filmmaker बनना है तो you have to have interest in many subjects. मतलब कोई एक चीज़ में इंटरेस्ट रहे, मतलब फिल्म मेकिंग बहुत ही होलिस्टिक चीज़ है। यू हैव टू हैव इंटरेस्ट इन मैनी थिंग्स। तो आई हैव इंटरेस्ट इन मैनी थिंग्स, नॉट जस्ट लिटरेचर एंड आर्ट, इन अदर थिंग्स ऑल्सो। थिएटर, I'm interested in theater, I'm interested in physics, I'm interested in nuclear physics, I'm interested in many subjects. So these subjects are very important because they are good reference points in your own mind. So all these things were very important for me when I was studying. So more than मतलब क्लास के जो स्टडीज़ थे उससे ज़्यादा मुझे इस चीज़ों में इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे याद है कि मैं 9th स्टैंडर्ड में, मतलब 1 year बिफोर मैट्रिकुलेशन, हिस्ट्री में मैंने जब भी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ जवाहरलाल नेहरू तो पढ़ी हुई थी किताब, तो माय रेफरेंस टू द क्वेश्चंस, एनुअल एग्जाम के क्वेश्चंस फ्रॉम ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो मेरा स्कूल टीचर जो था वो ही वॉज वेरी एंग्री। उसने कहा ये क्यों तुमने इससे आंसर किया? तो मैंने कहा इट्स अ वंडरफुल बुक। तो उसने कहा जवाहरलाल नेहरू इज नॉट अ हिस्टोरियन, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइटिंग? तुम्हारा टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक छोड़ के तुम कर रहे हो। बट देन टेक्स्ट बुक्स नेवर इंटरेस्टेड मी थ्रू आउट। तो इट वॉज ऑलवेज द बुक्स दैट आई फेल्ट आई लर्नड फ्रॉम rather than from the textbooks of the class. तो ऐसी 2-4 किताबें बताएंगे जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है? वो बहुत सारे किताबें थे उस ज़माने में। द बुक्स दैट अभी स्कूल में मैं जब था तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये 2 किताबें का बहुत ही, एंड देन माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी। तो दीज आई हैड रेड व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो फर्स्ट टाइम। उसके बाद तो बाद में भी, अभी तो रिसेंटली जब फिल्में बनाई तो अगेन आई हैड टू गो बैक टू दोज बुक्स, बट दोज हैड मेड अ वेरी ग्रेट इम्प्रेशन ऑन मी। और फिर राइटर्स जैसे जॉन स्टाइनबेक, अर्नेस्ट हेमिंगवे और अमेरिकन राइटर्स जो थे, और मैक्सिम गॉर्की का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा। आई यूज्ड टू लव रशियन लिटरेचर ऑफ दैट पीरियड। तो ये सब चीज़ों का तो मुझे तो ऑफ कोर्स दे आर वेरी विविड इन माय ओन माइंड। अच्छा, हैदराबाद में थिएटर भी आपने किया या सिर्फ? थिएटर तो सिर्फ कॉलेज में, मैं तो खास थिएटर करता नहीं था वैसे, तो सिर्फ कॉस्ट्यूम्स और मेकअप वगैरह करता था। लेकिन एक बार मैंने एक्टिंग भी किया और डायरेक्ट भी किए 1-2 प्लेज, कॉलेज के प्लेज। लेकिन ज़्यादा तो मैं बैक स्टेज काम करता था थिएटर में। शुरू से ही डायरेक्शन में इंटरेस्ट जी, तो इंटरेस्ट तो डायरेक्शन में था, फिल्म्स डायरेक्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, थिएटर में नहीं। थिएटर तो मैंने किया था, मैंने एक डायरेक्ट किया था अपने मर्डर इन द कैथीड्रल, T.S. एलियट का प्ले, वो तो कॉलेज में किया था मैंने। और 2-3 मोलियर के प्लेस वगैरह थोड़ा सा काम किया था उस पर। लेकिन ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत ही सीरियसली थिएटर किया था। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि अलग अलग किस्म के राजनीतिक विचार आपको परिवार में देखने सुनने को मिल रहे थे, और लगभग उसी समय तेलंगाना का भी आंदोलन चल रहा है। तेलंगाना का आंदोलन का तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन रहा जी, क्योंकि मैं जब स्कूल में था तभी शुरू हो गया था ये, और फिर जब तक मैं कॉलेज में आ गया तब तक तो ये मेरे 2-3 दोस्त भी थे जो
वो जिनको जेल में डाला गया था। और फिर वो रिलीज़ किए, वो एमनेस्टी, जब जनरल एमनेस्टी हुआ था नेहरू का, तो ये लोग रिलीज़ हो गए थे और उनमें से 2-3 तो मेरे क्लासमेट्स बन गए। अच्छा। और उम्र में ज़्यादा थे वो, लेकिन क्लासमेट्स बन गए। एक तो थे वो C.H. हनुमंतराव, वो अभी तो रिटायर हो गए हैं। C.H. हनुमंतराव वो प्लानिंग कमीशन के मेंबर। फिर वैदीश्वरन करके एक थे। दीज वर वेरी एक्टिव फाइटर्स इन द तेलंगाना मूवमेंट। वैदीश्वरन तो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बन के अभी तो अमेरिका में हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इंटेलेक्चुअली काफ़ी, मतलब वेरी ब्राइट इंटेलेक्चुअल पीपल। तो ये ग्रुप जो था इनका तो काफ़ी इन्फ्लुएंस था। अच्छा, ऐसा भी हुआ कि उस समय कोई राजनीतिक सोच आपकी विकसित हुई हो कि इस ढंग की पॉलिटिकल, उस ज़माने में तो मेरा इंटरेस्ट तो ज़्यादा था। जैसे अभी समझिए कि आई वाज लेफ्ट, बहुत ही लेफ्ट विंग। कॉलेज में मैं जब गया तो आई वाज वेरी कन्विंस्ड लेफ्टिस्ट। मेंबर तो कभी था नहीं कम्युनिस्ट पार्टी का, और उस ज़माने में तो कम्युनिस्ट पार्टी को बैन किया हुआ था। और फर्स्ट इलेक्शन जब हुआ 1952 में, तभी तो पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट बनी थी वहाँ, और हरिनाथ चट्टोपाध्याय और वो विजयवाड़ा से जीत गए थे बहुत बड़े इससे। और फिर जयसूर्या, NM जयसूर्या, वो सरोजिनी नायडू के बेटे जो थे, तो उनके लिए तो हमने काफ़ी कैंपेनिंग भी किया था। अच्छा। हाँ, उस ज़माने में। हाँ, ऑफ कोर्स आई डिडंट हैव अ वोट, बट वी कैंपेन्ड अ लॉट फॉर देम। और वो तो तीन कंस्टिट्यूंसी से जीते थे। अच्छा। उस ज़माने में। तो दैट वाज पार्ट ऑफ, मतलब दैट वाज अ फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी तो इट वाज बैंड इन आंध्रा, मतलब इन हैदराबाद इन दोज डेज। तो उस समय आपने ज़रूरत नहीं समझी किसी पार्टी के मेंबर बनने की? नहीं, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि आई ऑलवेज फेल्ट के मेंबरशिप ऑफ अ पार्टी मेंट के उनका डिसिप्लिन फॉलो करो, तो मैं करने को तैयार नहीं था। तो क्या आप किसी डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहते थे? नहीं, वैसे उस मतलब नॉट एन एक्सटर्नल डिसिप्लिन। जी। मेरी खुद की डिसिप्लिन, आई नीड टू have my own discipline. I cannot work according to somebody else's discipline. वो अभी तक जारी है? वो अभी तक जारी है। यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे आए कि जब आप हैदराबाद छोड़ते हैं, हैदराबाद छोड़ के फिर फिल्म बनाने की आपकी इच्छा थी, वो पूरी नहीं हो रही थी हैदराबाद में, और फिर बाद में आपने शायद नेहरू का एक भाषण सुना था जिससे काफ़ी प्रेरित हुए। हाँ, वो हमारे इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स हुआ करते थे उस ज़माने में, तालकटोरा गार्डन्स में दिल्ली में। जी। तो हर साल मैं जाता था हमारे यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। जी। तो एक साल मुझे याद है कि नेहरू ने इनॉग्रेट किया था यूथ फेस्टिवल। तो वहाँ उन्होंने एक स्पीच, मतलब उनका स्पीच बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीच रहा, क्योंकि उन्होंने वो कम्युनिकेशंस पे बात कर रहे थे। जी। मास कम्युनिकेशंस। हाँ, मास कम्युनिकेशंस पे, जैसे रेडियो, टेलीविज़न। जी। और टेलीविज़न तो था नहीं उस ज़माने में, लेकिन वॉज अबाउट टू स्टार्ट। दिस इज़ pre-62। आई मीन दिल्ली टेलीविज़न स्टेशन स्टार्टेड इन 1962। दिस इज़ इन द 50s। तो उन्होंने एक चीज़ कही थी वहाँ, विच वॉज के कम्युनिकेशंस जो कई लेवल्स होते हैं। एक तो ऑब्वियस लेवल है, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, बट देर इज़ विद इन दैट देर आर मैनी हिडन मैसेजेस। अच्छा। मतलब सबकॉन्शियस लेवल के मैसेजेस होते हैं, अनकॉन्शियस जो उसमें निहित हैं, छिपी हुई हैं। जी। हाँ, जैसे भाई इसी लोग जो बोलते हैं तो उनका एक बॉडी लैंग्वेज भी होता है। जी। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मैनर ऑफ स्पीच, उससे भी एक किस्म का मतलब मैसेज मिलता है। तो ये, सो ही वाज टॉकिंग अबाउट सब्लिमिनल मैसेजेस। तो सब्लिमिनल मैसेज से आई वाज फैसिनेटेड, मैं बिल्कुल फैसिनेट हो गया। द आइडिया ऑफ सब्लिमिनल मैसेज के जो अनकॉन्शियस लेवल पे जो आपको इन्फ्लुएंस करता रहता है। जी। तो उसके बाद मुझे लगा कि जो कुछ भी करूं, मैं फिल्म बनाऊं या लिखूं या कुछ भी करूं, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए कि ये होता है, उसके प्रभाव वाली बात।
एंड यू शुड बी कॉन्शियस व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, यू शुड बी कॉन्शियस कि इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। जैसे तो ये बहुत ही मेड अ वेरी स्ट्रांग इम्प्रेशन। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं डेफिनेटली जो कुछ भी करूं कि आई वुड ऑल कॉन्स्टेंटली एनालाइज कम्युनिकेशन मैसेजेस एंड मैनर ऑफ मैसेजिंग, मतलब द मेथड बाय विच you will use the message, मतलब the technique of messages. So this was very and it came at the right time for me. नेहरू का भाषण, बस ये भाषण, एंड आई वाज वेरी स्ट्रांगली इम्पैक्टेड बाय इट। और इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे फिल्मों में सीधे रास्ता नहीं मिल रहा है इनटू फिल्म्स, तो मैं मैस कम्युनिकेशंस में जाऊं। तो दैट इज़ हाउ आई केम इनटू एडवर्टाइजिंग।